डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। किसी एक धातु आयन के साथ निर्मित संकुलों में बढ़ते हुए डेल्टा मानों के क्रम में लिगेंडों को व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रसायन श्रेणी कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी एक धातु आयन के साथ निर्मित संकुलों में बढ़ते हुए डेल्टा मानों के क्रम में लिगेंडों को व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रसायन श्रेणी कहते हैं। इसमें जो लिगेंड दे रखे हैं, इन लिगेंडों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। उपरोक्त श्रेणी से स्पष्ट है कि किसी विशेष धातु आयन के साथ उपर्युक्त लिगेंडों के साथ निर्मित संकुलों में I- के अनुरूप डेल्टा का मान न्यूनतम होगा तथा NO2CN के लिए अधिकतम होगा। इसमें जो श्रेणी दे रखी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी दे रखी है, जिसमें जो I है उसका सबसे कम मान होगा और जो सबसे जो टॉप पर है उसका मान अधिक होगा। इस श्रेणी में H2O का डेल्टा का मान OH से अधिक है। सामान्यतः आवेशित लिगेंड उदासीन लिगेंडों की तुलना में प्रबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः आवेशित लिगेंड उदासीन लिगेंडों की तुलना में प्रबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं। OH का आकार H2 की तुलना में कम होने के कारण इसके डेल्टा का मान अधिक होता है। वास्तव में OH आयन का O परमाणु अपने बढ़े हुए p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु पर उपलब्ध खाली T2G कक्षकों के साथ सहभाजित कर लेता है, जिससे ऋण आवेशित OH- से धातु की ओर स्थानांतरित हो जाता है। परिणाम OH- तथा धातु आयन दोनों पर आवेश में कमी आ जाती है। कुल मिला के ये स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इसमें जो लिगेंड व्यवस्थित किए गए हैं, आई की तरफ जो सबसे कम डेल्टा का मान होगा और बढ़ते बढ़ते वो डेल्टा का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसमें लिगेंडों को इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि जो प्रबल फील्ड लिगेंड हैं वो उच्चतम डेल्टा का मान होगा और जो दुर्बल लिगेंड हैं उनका डेल्टा का मान कम होगा। इसके बाद में D1 तथा D9 अवस्था के लिए ऑर्गल ऊर्जा आरेख। यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होता है। पेपर में आपका एक ऑर्गल आरेख पूछा जाता है। पदों की ऊर्जा तथा क्रिस्टल फील्ड के प्रबलता को चित्रित करने वाले सहसंबंध आरेख को ही ऑर्गल आरेख कहते हैं। पदों की ऊर्जा जो हमने पद निकाला था, इससे पहले हमने जो L का मान, S का मान, सारे मान निकाल के बाद में हमने जो टर्म सिंबल निकाला था, पद निकाला था, और क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा डेल्टा को चित्रित करने वाले सहसंबंध आरेख को ही ऑर्गल आरेख कहते हैं। D1 के लिए ये ऑर्गल आरेख दे रखा है। D1 के लिए हमने ये एनर्जी प्लस लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में एक जो डायग्राम बनाया है। मेन बात इसमें जो रखने वाली है वह है कि D1 के लिए जो ऊर्जा पद निकला था, हमारा जो टर्म सिंबल निकला था वो था 2D। तो वो 2D हमने इसमें बीच में रख दिया। अब यहाँ से इसको हमने दो भागों में स्प्लिट किया, T2G और EG। 2T2G और EG जो पहले से ही आपने CFT के अंदर पढ़ रखा है। अष्टफलकीय क्षेत्र में टाइटेनियम 3+ D1 विन्यास के लिए ऑर्गल आरेख दिखाया गया है। ठीक है, जब डेल्टा Q का मान 0 है, अर्थात जब लिगेंड नहीं है, तो स्वतंत्र धातु आयन के पद 2D की ऊर्जा को बताता है। लेकिन जैसे ही धातु आयन लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करता है, वैसे ही डेल्टा Q का मान बढ़ जाता है और 2D का ऊर्जा स्तर T2G तथा 2EG में विपाटन हो जाता है। 2D पद का यह विभाजन बिल्कुल D कक्षकों के विभाजन जैसा है, जिसमें D कक्षकों का अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G व EG स्तरों में विभाजन होता है। क्रिस्टल फील्ड की प्रबलता व डेल्टा Q के मानों के साथ इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर भी बढ़ता है। D1 का जो है वो T2G से EG इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सेम ये अष्टफलकीय क्षेत्र में जो विभाजन होता था T2G और EG में, ठीक उसी प्रकार इसमें ऑर्गल डायग्राम में भी D1 इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए इसका जो विभाजन होता है वो T2G और EG में होता है। 2D ऊर्जा पद प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके सामने अपन 2T2G और 2EG लगा देते हैं।
तो जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या D1 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हमारा ऑर्गल डायग्राम है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें T2G नीचे और EG ऊपर प्राप्त होता है। सेम जस्ट उल्टा अगर D9 के लिए ऑर्गल डायग्राम की बात करें, D9 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुल का कॉपर, जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर H2O6 आयन है। इस विन्यास में D9 को एक पूर्ण रूप से भरे हुए सममित इलेक्ट्रॉन विन्यास माना जा सकता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक छिद्र हो। अष्टफलकीय क्षेत्र में D कक्षक T2G व EG में विभाजित हो जाते हैं, या पहले से ही परिचित है इससे। अतः कॉपर 2+ का विन्यास T2G6 EG3 व टाइटेनियम 3+ का विन्यास T2G1 और E0 है। जस्ट उसमें दे रखा कॉपर के केस में क्या आएगा, हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। जब 9 इलेक्ट्रॉन को हम जब भरेंगे T2G EG में, तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में और 3 इलेक्ट्रॉन EG में भरे जाएंगे। जबकि टाइटेनियम के केस में T2G में 1 इलेक्ट्रॉन था और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। इस प्रकार D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होता है, जबकि D9 विन्यास में EG स्तर में एक छिद्र होता है। जब हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, T2G कक्षकों में भरा जाएगा। तो T2G कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो D9 विन्यास है उसमें EG स्तर में सिर्फ एक छिद्र होता है। अतः जहाँ D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G स्तर से EG स्तर में होता है, वहीं D9 विन्यास में एक होल्स या एक छेद का स्थानांतरण EG से T2G स्तर में होता है। D1 के केस में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन में संक्रमण होगा वो नीचे वाले में था, T2G में था, तो T2G से EG के बीच में संक्रमण होता है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जबकि D9 विन्यास के केस में जो हमारे पास में T2G 6 इलेक्ट्रॉन नीचे है और EG 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो ऊपर EG में एक छिद्र या एक होल मान के चलते हैं, वो होता है जिसमें एक होल का जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, संक्रमण करेगा, तो होल EG से T2G की तरफ स्थानांतरण होगा। D9 का ऑर्गल आरेख D1 विन्यास के एकदम विपरीत है। एकदम विपरीत का मतलब है जो D1 के केस में था, ऑर्गल डायग्राम था, D1 के केस में हम यहाँ से राइट हैंड साइड में T2G नीचे और EG ऊपर, इस तरह का डायग्राम प्राप्त होता है। लेकिन इसके केस में D9 के केस में यह EG और T2G, उसमें T2G नीचे था, EG ऊपर था, इसमें EG नीचे और T2G ऊपर होता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जाता है। अगर आप इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें T2G नीचे होता है और इसमें T2G ऊपर होता है, सेम डायग्राम उल्टा बनाया जाता है। चतुष्फलकीय D1 तथा D9 विन्यास के लिए संयुक्त ऑर्गल ऊर्जा आरेख, ये मैंने इस तरह में एक ऊर्जा डायग्राम बना रखा है जो कंबाइंड ऊर्जा डायग्राम है चतुष्फलकीय के लिए और अष्टफलकीय के लिए। ये ऊपर वाला है जिसमें D1 के लिए E नीचे, T2 ऊपर और D9 के लिए T2 नीचे और E ऊपर। ये मैंने पहले बता रखा है कि इसमें चतुष्फलकीय में G नहीं लगाते हैं, जिसमें D1 के केस में E से T2 में और D9 के केस में जो होल है वो T2 से E में स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय D1, D4, D6, D9 विन्यासों का एक संयुक्त ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख बनाया जा सकता है। ये एक नीचे जो दे रखा है ऑर्गल डायग्राम, ये कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है, जिसमें अगर आप इसमें आप देखोगे बीच में आपको जो दे रखा है D, ये ऊर्जा पद है। जो भी उसका जो ऊर्जा पद आएगा 2, 3, 4 वो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद में लिख रखा है D1 और D6 अष्टफलकीय। अगर आपसे ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है कि D1 और D6 और अष्टफलकीय है, तो आपका ये यहाँ से बीच में जो E लिखा हुआ है, यहाँ से आपका राइट हैंड साइड का ऑर्गल डायग्राम बनेगा। अगर संकुल आपका चतुष्फलकीय है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 और D9 है, तो भी आपका राइट हैंड साइड वाला ही ऑर्गल डायग्राम बनेगा। सेम जस्ट उल्टा है, अगर D1 D6 अष्टफलकीय है तो राइट हैंड साइड में, और D4 D9 अष्टफलकीय है तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्गल डायग्राम बनेगा।
और D1 D4 D9 चतुष्फलकीय है राइट हैंड साइड में, और D1 D6 चतुष्फलकीय है तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्गल डायग्राम बनेगा। तो ये एक कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है जिसमें आपको D1 D6 अष्टफलकीय है या D4 D9 चतुष्फलकीय है, किस साइड में बनेगा, कौन सा T2 नीचे आएगा कि E नीचे आएगा, इसके बारे में आपको कंबाइंड बता रखा है। तो इस प्रकार से आप जब भी आपसे कोई ऑर्गल डायग्राम पूछे तो ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला ऑर्गल डायग्राम है जिसमें D1 और D9 और D6 और D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं जिनका ये ऑर्गल डायग्राम बनाया जाता है।